Good morning, dear students. This lesson having a poem titled Dust of Snow is flashing on the screen before you. This lesson has been composed. This poem has been composed by the Robert Frost. This lesson has been taken from the book First Flight for the students of class 10. Dust of Snow is a short poem. It describes a simple moment. This simple moment has a larger significance. A crow was sitting on a hemlock tree and shook off the dust of snow on the poet. This simple action changed the depressive mood of the poet. Lost in the sorrow, he had wasted a part of his day repenting. But then, with the change of mood, he wanted to utilize the rest of the day in some useful activity. So this poem presents a moment that seems simple but has a large significance. A small thing this touches a larger thing. The way a crow shook down on me, the way a crow shook down on me, dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. To shook down means झाड़कर गिराना. Dust of snow, pieces of snow. Hemlock tree is a poisonous tree. Araved means hold in regret. The way a crow shook down on me, the poet of snow from a hemlock tree. एक कवि जो बहुत ही दुखी अवस्था में थे, डिप्रेस्ड, निराशा की स्थिति में थे, बहुत मायूस थे, खिन्न थे, तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे और हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा था और वो हेमलॉक ट्री बर्फ से ढका था। तो उस कौवे ने पेड़ की टहनी हिलाई और जिसके कारण बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर गिरे। कौवे ने झाड़कर बर्फ के टुकड़े गिराया कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री से। और इस बरसात से, बौछार से, बर्फ़ की बरसात से कवि का हृदय बदल गया, इसका मूड चेंज कर गया। वो डिप्रेस्ड मूड में था तो एकदम हैप्पी मूड में चेंज कर गया और जो उसने डिप्रेस्ड माइंड से जो कुछ उसने दिन बिताए थे, जो दिन खो दिया था, तो कभी उस दिन के समय को उपयोगी समय नहीं मानता।
जो व्यक्ति दिन, समय, वर्ष, जीवन को का सदुपयोग करते हैं सृजन करने में, अच्छे काम करने में, तो उसी जीवन की का महत्व है, उसी जीवन की गिनती की जाती है, उसी के और जीवन की अवधि के जो दिन होते हैं वो दिन अगर सदुपयोगतापूर्वक बीतते हैं तो उसी दिन जीवन के उसी दिन को उपयोगी माना जाता है। बाद बाकी यदि हम अपने जीवन को क्रोध में बिताते हैं, दुख में बिताते हैं, निराशा में बिताते हैं, तो ऐसे दिन को व्यर्थ दिन ही माने गए हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि हम तो दुख में खोए थे और हमने दिन के कुछ हिस्से को गंवा दिया था दुख में दुखी होकर के। तो कौवे ने गिराया, डालियाँ हिलाई और जिसके कारण बर्फ़ के टुकड़े मेरे ऊपर गिरे और मेरा मूड बदल गया, हैप्पी मूड में आ गया। तो अब मैं बाद में की जो दिन है इसको मैं अपने उस मूड को बदलने के कारण इसका सदुपयोगतापूर्वक उस समय को मैं बिताऊंगा, उस सृजन करने में बिताऊंगा, उपयोगी कार्य करने में बिताऊंगा। कविता का यही मूल संदेश है कि हमें अपने जीवन के दिन बड़े ही शांत मन से, आनंदपूर्वक, आनंदित मन से बिताने चाहिए, सृजन के काम में लगाने चाहिए, अपने जीवन को उपयोगी कार्य में ही लगाने चाहिए। अगर हम अपना जीवन क्रोध में बिताते हैं, आवेश में बिताते हैं, बेहोशी में बिताते हैं, विक्षिप्तता में बिताते हैं, उद्विग्नता में बिताते हैं, संताप में बिताते हैं, तो यह जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा जीवन तो व्यर्थ ही जीवन माना गया है। जिसका जीवन सृजन का करने में संलग्न हो, जिसका जीवन सदुपयोग कार्य करने में संलग्न हो, तो वैसे व्यक्ति का जीवन सार्थक जीवन होता है, व्यर्थ जीवन नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूं। क्वेश्चन है कि दिस पोएम पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? So, dust of snow are the small particles of snow that remain on the body or surface after the snowfall. It reminds us of cold. The way a crow shook down the dust of snow on the poet changed his mood. The poet was in a depressive, sorrowful mood. But when the light shower of snow dust fell on him, his sorrow was washed away. His spirit revived and he got ready to utilize the rest of the day. Next question. How does Frost present nature in this poem? The following question may help you to think of an answer. What are the birds are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow?
Next question. Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? Third question. What do the crow and hemlock tree represent? Joy or sorrow? Why does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? The poet seems to be in depressive and sorrowful mood. That's why in his poem he uses harsh, dark, ugly crow, not sweet singing birds like cuckoo and nightingale. He also uses hemlock, which is a poisonous tree, not any beautiful or shady trees like maple, oak, or pine. The one who is in a depressive and sorrowful mood can't be expected of thinking rightly. The poet must have some rough, bitter experiences that had made him or must have been committed some grave folly which he was repenting at and feeling sad. The dust of snow is a reminder of dry, cold, and gloomy winter. In fact, when you are said, you can think of sweet and beautiful things. The poet describes the dark, depressive, bitter side of nature to reflect his similar mood. This is the end of the explanation of this poem.